We'll start now. Hello and welcome to this edition of BI Dialogue. Today we have with us a very illustrious IAS officer from UP Cadre, Archana Verma. She is a 2014 batch IAS officer, a mechanical engineer by training and a bureaucrat by profession. Archana ma'am has been previously posted at Barabanki as Joint Magistrate, SDM in Gonda, CDO in Muzaffarnagar, and is currently VC of Hapur Pilkhua Development Authority. She has been doing amazing work in the sector, and today she'll be sharing few experiences with us. I request Editor-in-Chief of Bureaucrats India, Rajiv Ranjan Roy, to take over and take this interview forward. Thank you so much, Sweta. And I will request the audience to please do follow us on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn as well, and join us to listen to Archana Verma live. And the link has been shared on our Twitter handle. Good evening, Archana ji, and glad to see you with us. We are really honored. Good evening, Rajiv. Nice to see you. How has been your experience so far in carrying out development projects for Hapur and Pilkhua? Because Hapur का नाम जब दिमाग में आता, because गाजियाबाद में काफी साल हम भी रहे हैं, तो एक थोड़ा सा लगता है क्या कि urban development in a town like Hapur must not be an easy task. So how has been your experience so far? Sure, बिल्कुल जो आपने बोला, I agree with that. And I joined here in 2020 July. Just after my maternity leave was over. So I was happy that it is a very small place to be. It's a small authority. हापुड़ पिलखुआ जैसा आप जानते ही हैं, गाजियाबाद से अलग होके हापुड़ बना, तो छोटी सी अथॉरिटी थी, 96 में बनी. एंड एट दैट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, क्योंकि जस्ट आफ्टर मैटरनिटी यू फील कि आप ग्रेजुअली उस प्रोसेस में आओ. When I joined here, so the biggest challenge was how would I tackle with the financial issues over here. लगभग हमारी एवरेज इनकम वाज 1.5 से 2 करोड़ एक मंथ की, और खर्चे भी उतने ही थे. वी हैड अराउंड 9 करोड़ ऑफ लोन. उसके अलावा लाइबिलिटीज थी बहुत सारे ठेकेदार थे जिनके पेमेंट्स ड्यू थे. तो वी वर लूजिंग ऑल द ट्रस्ट amongst ourselves. And what did I see? That most of our investors who had invested in our plots, they were asking for either for position or for refund of their money, because they believe that this authority is not doing anything and our whole money is doomed. हमने बड़ी गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया. इनिशियली वी थॉट कि एनसीआर है, लेकिन उनके साथ मतलब दे फेल्ट की पोजीशन भी नहीं दे पा रहे. वी वर नॉट एबल टू गिव पोजीशन बिकॉज देयर वर बेसिक एमिनिटीज इशू, लाइक देयर वर नो सीवेज फैसिलिटी, नो रोड्स, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे. तो वो एक विशियस साइकिल बन गई थी कि ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, उस वजह से हम पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, उस वजह से हमारे पास फिर से पैसे नहीं हैं. तो दैट वाज अ विशियस साइकिल. सो आई नीडेड टू ब्रेक दैट साइकिल. सो इट वाज अ डिफिकल्ट जॉब. और ये इम्पोर्टेंट था कि हम उसको बिल्कुल बड़ी निटिग्रिटीज में जाके स्टडी करें. उसके लिए काफी सारी स्टडी की गई. तो सबसे पहले मुझे जो समझ में आया, जब पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ट्रस्ट डेफिसिट तो खत्म करना पड़ेगा. यू नीड टू क्रिएट ट्रस्ट अमंग पीपल कि नहीं, ऐसा नहीं है जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है. तो इनिशियली हमने थोड़ा सा एडवर्टाइज किया, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की. पहले लोगों को बुलाया कि भाई आप शिफ्ट क्यों नहीं होना चाहते, यहाँ पे इश्यू क्या है. बहुत मुश्किल से लोगों ने हमें बताना शुरू किया कि हाँ ये बेसिक एमिनिटीज की इश्यू है. आई थिंक, क्या एम आई ऑडिबल? ये चीजें जब होने लगी उसके बाद, यस मैम. हाँ ओके. ये चीजें होते होते देन हमें ये समझ में आया कि इनकम हम दो तरह से जनरेट कर सकते हैं. एक तो जो हमारे एसेट है अगर वो हम सेल कर लेते हैं, दूसरा अगर हम जो हमारी रिकरिंग इनकम है, जैसे हम मैप पास कराना, लोग मैप नहीं पास कर पाते थे, उनकी टेंडेंसी ही नहीं थी. उन दोनों चीजों पे हमने फोकस किया कि लोगों को भाई इलीगल प्लॉटिंग नहीं करने देना है. ये कहना है कि आपको मैप सैंक्शन कराना पड़ेगा, अदरवाइज विल डिमोलिश. तो सबसे पहले तो हमने डिमोलिशन ड्राइव वगैरह चलाई, तो लोगों में थोड़ा सा एक टेरर क्रिएट हुआ, उन्हें लगा कि नहीं मैप पास कराना पड़ेगा. दूसरा, उस वक्त ओबी पास एक नया मैप का एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म टाइप का आया था गवर्नमेंट के लेवल से, उसको हमने काफी एक्सपेडाइट किया, उस पर काम किया और लोगों को भी बताया कि देखिए मैप पास कराना बड़ा इजी. अभी भी आप अगर मैप पास कराने जाओगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है, कैसे कराएं, इससे तो अच्छा ऐसे ही बना लेते. बहुत सारे पब्लिक में ये ओपिनियन रहता है और उसको प्रमोट करने वाले भी रहते हैं कि आप ऐसे ही बना लो, फिर कुछ कर लेना, हो जाएगा.
तो उस टेंडेंसी को खत्म करने के लिए, स्पेशली एक छोटी सिटी में, छोटी से डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसमें हमने काफी मेहनत की पब्लिक से कनेक्ट करने में। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि इनकम राइज हमने बढ़ाना शुरू किया। लास्ट ईयर बहुत बढ़ाया। हमारे पास जुलाई के बाद 6-7 महीने थे, उसमें हमने वाकई में अराउंड मतलब 6 to 7 करोड़ पर मंथ का हमने एक लीप ले लिया। जो इनिशियली 2 करोड़ चल रहा था, हम 7 से 8 करोड़ पे गए, और वी एंडेड अप विद 58 करोड़। साथ में हमने अपना लोन 50% से ज्यादा चुकाया। तो उससे लोगों में बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया। साथ में मीडिया को हमने इन्वॉल्व किया कि मीडिया को ये पता चले कि हम क्या पॉजिटिव कर रहे हैं। तो उन चीजों से जो एक वो बैंक रन वाली कंडीशन होती है, वो खत्म हो गई। वो लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एचपीडीए में पैसा डूब गया है। तो जो हमारे पास रिफंड के इश्यूज थे, वो सारी चीजें ग्रेजुअली थोड़ी खत्म होने लगी। अल्टीमेटली दिस ईयर वी एंडेड अप विद 58 करोड़ इन दिसंबर ओनली। मतलब अभी हमने पिछले साल का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो वी हैव नाउ 4 मंथ्स, जबकि 2 महीने कोविड में वी ऑल हैव वेस्टेड। So I believe that it was a very difficult task, and luckily we were definitely fortunate also. After COVID, real estate was booming, even if it was very slow growth, but still it was booming. थोड़ा बहुत boom तो आ रहा था। तो we had been fortunate. साथ में हमें जो भी सपोर्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का भी, हमारे बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हुए। तो ऑल दिस हैज बीन वेरी गुड. It has been a good journey, definitely. I will definitely call it a good posting, because I learned a lot. Ki teamwork and good motivation can actually do wonders. So we were all self-motivated, and we achieved certain things which we actually dreamed to achieve. अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट्स मल्टी स्टेक होल्डर एक्सरसाइज, जिसमें कि कई सारे डिपार्टमेंट्स माइक्रो लेवल पे, मिडिल लेवल पे, टॉप लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन टू इंश्योर काइंड ऑफ coordination among all the stakeholders so that works can be taken forward becomes a kind of difficult task. खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कुछ फाइल्स अगर हेडक्वार्टर्स में जाते हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाउ हैव यू बीन एबल टू मैनेज दैट? have the things improved, or that bureaucratic approach is still there, or some dynamism has crept, positive dynamism has crept into the system now? Definitely, Rajiv. If we discuss about the stakeholders, there are a number of issues which are settled at board level, and the chairperson of the board is commissioner, zonal commissioner. So I must say that we have been very fortunate that we got a very supportive board. Today also we had our board meeting, and many of the policy issues we got them resolved there. जैसे कि एक रोड थी, उसका एक बड़ा सिंपल सा इश्यू था। जनरली जब भी हम एक्विजिशन करते हैं, हमें अपनी रोड्स को अगर कोई भी चक्रोट आ रही है या कुछ आ रहा है, तो उसको हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सचेंज करना पड़ता है। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक डिले, बहुत मतलब 2006 में ये स्कीम का नोटिफिकेशन हुआ था, जो हमारी मेजर स्कीम है अभी, रेजिडेंशियल आनंद विहार स्कीम, और वो तब से आज तक पेंडिंग था 2020 तक। Then I discussed that with my commissioner sir, also a district magistrate also, and luckily दोनों जगह से बहुत सपोर्ट हुआ। उस वजह से अराउंड हमारे 100 प्लॉट्स फंसे हुए थे, 100 से भी ज्यादा आई थिंक कुछ। तो वो चीजें फंसी होने की वजह से भी एक ट्रस्ट डेफिसिट था। पब्लिक को लगता था ये रोड तो ऐसे ही चलती रहेगी, पता नहीं कुछ होगा या नहीं। बट बहुत पॉजिटिव सपोर्ट हमें मिला, बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ फाइल्स का। इसी तरह शासन में कुछ हमारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे, वो भी वहां से रिजॉल्व होके आए। तो आई मस्ट से दैट व्हाट आई हैड टू डू, दैट आई हैड टू कम्युनिकेट विद देम। आई एंश्योर्ड कि कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। मुझे खुद जाना पड़ा तो आई गो देयर, मुझे 10 लेटर लिखने पड़े तो वो रिमाइंडर की लिस्ट होती थी कि मुझे फिर 7 दिन में एक रिमाइंडर भेजना है, कुछ भी हो जाए फोन करते रहना है। तो अल्टीमेटली थिंग्स गॉट रिजॉल्व। आई मस्ट से कि हाँ, इवन बोर्ड एंड शासन, इवन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिव। सो एवरीवन हैज his or her share in the whole process. You're on mute, Rajiv. Yeah, sorry.
उसके बारे में मुझे लगता है कि इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो कि हम लोगों ने देखा है कि जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वो नॉर्मली एक एक्सटेंशन ऑफ रूरल एरिया के ही कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज वी डोंट सी मच डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज, ईज ऑफ लाइफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग सुबह शहर में होते हैं, दोपहर में घर में अपने गांव चले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ एक जो अर्बन लाइफ का जो इथॉस होता है, जो डिसिप्लिन होता है, दैट वी फाइंड मिसिंग फ्रॉम अमंग द पीपल, एंड पीपल आर नॉट टू बी ब्लेम्ड बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू न्यू सेट ऑफ थिंग्स व्हिच दे आर सपोज्ड टू डू। अब वो एक अलाइन करना लोगों को, वो एडमिट करना कि एक अच्छे शहर बनाने के लिए उसमें आपका सहयोग is very important, because you need to follow certain norms, you will have to cooperate with the civic societies, administration, traffic, etc etc, no encroachment। इन सब चीजों को कैसे इंश्योर आप कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें राजीव जी, ये बात बिल्कुल सही है कि स्पेशली जो बड़ी सिटी के बगल के टाउन हैं या जो सैटेलाइट सिटीज हैं, वहाँ ये इश्यू होता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स है, वो फॉलो करने का कल्चर कुछ जगहों पे ज्यादा है, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं है, और वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने कुछ एक तो जब तक किसी भी तरह का आप एक पनिशमेंट या पेनाल्टी नहीं रखेंगे, लोग डेफिनेटली रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते। दूसरा, आपको साथ के साथ उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है। यू नीड टू हैव दैट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। सो वी ट्राई टू इंश्योर कि जिसने भी अगेंस्ट किसी भी नियम के कोई घर बना लिया, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट यू नीड टू लीव सम सेटबैक्स व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस, लेकिन लोगों में टेंडेंसी नहीं होती है, वो अपना घर बनाते आगे तक छज्जा छोड़ देते, जबकि उनके ही भले के लिए है, फॉर प्रॉपर एयर फ्लो एंड प्रॉपर लाइटिंग। लेकिन फिर भी लोग को लगता है कि हम उसका यूज कर लेंगे, हम रह लेंगे, छोटे घर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया में इश्यूज हैं, वी ऑल नो दैट। तो इस चीज को लेके जब भी हमने लोगों तक कम्युनिकेट करने की कोशिश की, हमने यही किया कि आपने अगर मान लीजिए बना भी लिया तो कंपाउंडिंग विल बी इजी, क्योंकि कंपाउंडिंग का प्रोविजन है। तो हमने बहुत लोगों को परसुएट किया कंपाउंडिंग कराने पे। इसके अलावा हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए बहुत कैंप्स लगाए। मतलब जैसे ही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी बेटर हुई, वी हैड अराउंड 4 कैंप्स, अराउंड एवरी मंथ वी हैड 1 कैंप। 3 दिन का कैंप लगा लिया, हमारी पूरी टीम बैठ गई, पब्लिक को बुलाया, हमारे जो अलॉटीज हैं उनको बुलाया, वहां उनकी रजिस्ट्री करवा दी, या उन्हें मैप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि देखिए ऐसे मैप्स पास कराना आसान है। साथ में जैसे सिविक सेंस की बात आपने की, बिल्कुल सही बात है कि डोर टू डोर कलेक्शन का इशू यहाँ भी है, बाकी जगहों पे भी है। यहाँ पे इनिशियली तो कोई प्लान नहीं था। फिर हमने अभी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए एक एनजीओ से कंसल्ट किया कि वो वेस्ट टू एनर्जी या फिर वेस्ट से कुछ कंपोस्ट वगैरह के लिए कुछ प्लान करे। तो इस तरह की हमारी प्रपोजल चल रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा रिहाइश चूंकि हमारी स्कीम में नहीं है, तो वो वाइबिलिटी नहीं है। स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम कम से कम डोर टू डोर कलेक्शन करा के, भले ही हम उसमें मेंटेनेंस चार्ज या यूजर चार्जेस कुछ लगाएं एज अथॉरिटी, हम ये चीज करें तो लोगों में एक टेंडेंसी तो आए, जो कचरा उठा के कहीं भी फेंक देने की टेंडेंसी है, तो ये हम करा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज जरूर है कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि अथॉरिटी खुद भी रूल्स को फॉलो नहीं करती। कहीं ना कहीं हमारा जो एक ग्राउंड लेवल पे जो आदमी है, वो कई बार होता है, वो ही मोटिवेट करता है पब्लिक को कि नहीं आप ऐसे ही बना लो, ये सब तो चलता रहता है। तो उस टेंडेंसी को कर्व करने के लिए हमने डायरेक्ट कांटेक्ट का एक प्लेटफॉर्म रखा। ट्विटर पे भी, जैसे मैं नई हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्विटर पे एक्टिव भी नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू बी इन टच विद ऑल दीज पीपल। जो भी अलॉटी हैं, अगर मेरे सीओजी नंबर पे कुछ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं मेरी मेल पे, तो आई वॉच ओवर देम। सारी मैं एक स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेके रखती हूँ कि उनको मैं परस्यू करूँ। तो उससे अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है टॉप लेवल से, तो डेफिनेटली उनके अंदर थोड़ी सी टेंडेंसी या उनका जो ट्रस्ट डेफिशिट है, पहले उन्हें कई बार रूल्स की जानकारी ही नहीं, उन्हें लगता है कि नहीं ये रूल फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि नीचे वाले ने तो हमें ऐसे ही बताया है, किसी व्यक्ति ने। तो उनको हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर आज एक इलीगल काम कर लोगे, तो वो ऐसा नहीं कि घर वो है कि वो खत्म हो जाएगा, वो रहेगा, और ऑल योर लाइफ यू विल बी पेइंग समवन इन सम अदर कैपेसिटी। आप किसी ना किसी को हैप्पी करते रहोगे, और डेफिनेटली एक ऑनेस्ट ऑफिसर होगा और वो घर टूट जाएगा। तो इस तरह से जब उन्हें कन्विंस किया जाता है, तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ, इससे बेटर तो यही है कि हम नक्शा पास करा ले, रूल्स को फॉलो करें, और जो भी एक प्लान डेवलपमेंट है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पब्लिक के भले के लिए ही है।
उस लाइन पे हमारा उन्हें कन्विंस करने का एक पूरा एजेंडा रहता है। और बहुत लोग, मुझे लगता है कि उससे कंपाउंडिंग में हमारी फी में बहुत ज्यादा ही इजाफा हुआ है। तो आई थिंक लोगों तक अगर हम अपनी बात सही से पहुंचाते हैं तो लोग भी कन्विंस होते हैं। पब्लिक को कन्विंस करना मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। Archana ji, would you like to share some of your experience, some of anecdotes, कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने इस कैपेसिटी में, जो जिस कैपेसिटी में अभी आप काम कर रही हैं, तो आपको कुछ ऐसा बहुत अच्छा रिएक्शन आया हो या कोई अब्सर्ड रिएक्शन रिस्पॉन्स आया हो फ्रॉम द पीपल, जो आपको लगता होगा कि ऐसा भी हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट, एंड हाउ these things, this unforeseen incidents, small or big, might have helped you so far as the course correction is concerned? जी डेफिनेटली, एज ब्यूरोक्रेट्स जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके मल्टीफेसेटेड होता है। कई बार किसी के आप 10 काम करोगे तो उसमें से कोई ना कोई होगा जिसका थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा होगा, कोई होगा जिसका फायदा। आप तो लीगली जो भी करेक्ट है आप वही करते हो विद योर लिमिटेड नॉलेज एंड योर स्किल्स। तो डेफिनेटली ऐसा होता है। सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पे एक इशू लगता है एज वीसी, कई बार ऐसा होता है पोजीशन को लेके इशू होते हैं, लिटिगेशंस में कुछ केसेस चलते हैं, हर एक्विजिशन के बाद वो चलता रहता है, हर जगह की वही इशू है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपनी पूरी कमाई लगा के ये घर प्लॉट खरीदा था और अब आप हमें पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। और वो लोग, उनमें से कई लोग वाकई में दे आर हैंड टू माउथ एंड दे समहाउ इन्वेस्टेड ऑल देयर लाइफ बिलोंगिंग। तो वो बड़ा एक एथिकल इशू होता है। मुझे पर्सनली भी उस दिन मैं परेशान रहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, हम कहाँ जाएं, इसको, इस लैंड को, इस आदमी को मैं कैसे रिलीव दूं। तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही डिफिकल्ट डे होता है मेरे लिए जब भी ऐसे लोग आते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक प्रस्ताव बोर्ड में ले गए थे कि ऐसे लोगों को हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कहीं और अगर हम दे सकते हैं तो दे दें, कोई दूसरी लैंड उस सेम लोकेलिटी में या उसी तरह के जो सेम पैटर्न की हो। तो डेफिनेटली ऐसी चीजों के इशू आते हैं। इसके अलावा कभी कभी जैसे आपने कहा कि कुछ बहुत पॉजिटिव आया हो, तो डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि बहुत, मैं तो नॉर्मली ही जैसे किसी का मैसेज आया तो आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न द टीम मेंबर हु इज लुकिंग आफ्टर द कंसर्निंग इशू। उसके बाद मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम 2 दिन में काम हो गया, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी सपोर्ट यू, वी आर वेरी मच मोटिवेटेड। तो ये चीज बहुत छोटी सी होती है, बट डेफिनेटली इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि वो मैसेजेस आए तो आई कीप देम सेव, क्योंकि वो आपके लिए पर्सनली मोटिवेशन का काम करते हैं। जब आप किसी का, आप छोटा सा आपका एक एफर्ट किसी को पोजीशन दिला देता है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ किसान जिन्हें उनका जो लैंड मिलना था वो 10-11 साल से कुछ कुछ डिलेज की वजह से नहीं मिला, उनको जब लैंड मिली काफी एफर्ट के बाद कि कुछ हाँ ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, ये फाइल में ये कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, आफ्टर 7 or 8 months ऑफ एफर्ट्स वी डिड दैट। तो दैट गिव मी अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। उसे, वो उस चीज का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो बड़ा हैप्पी फीलिंग होता है कि आपने कुछ कुछ एक्चुअली वर्थवाइल किया। That's good. Archana ji, you have used, while responding to this question, you have used two terms. एक आपने concerned word use किया और एक transparency word use किया, और इस two words ने मुझे immediately strike किया कि when we do talk of good governance, then addressing people's concerns and ensuring transparency, ये बड़ा important हो जाता है, काफी मायने रखता है। And without these two things, हम गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर सकते हैं। और फिर यहीं से मुझे लगता है कि सारे आपकी प्रायोरिटीज तय हो जाती हैं, और फिर आप किस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो आपने, हाउ हैव यू बीन एबल टू इंश्योर सो फार, हालांकि बड़ा डिफिकल्ट होता है कहना, इज मच इजियर, कि ये लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के आने के बाद लोग थोड़ा सा ज्यादा वोकल भी हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा डिले करते हैं तो दे आर आफ्टर यू, एंड एज यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि अगर आप अच्छा करते हैं तो दे प्रेज यू ऑल्सो। तो इन सब चीजों को, जब सारी चीजें इतने पब्लिक डोमेन में हैं, तो प्रायोरिटीज आप कैसे तय करते हैं? मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अर्बन प्लानिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा कहीं किसी को गली का प्रॉब्लम है, उसको आपने एड्रेस कर दिया तो पीपल फील रिलीव्ड। अब चाहे आप उसके लिए फ्लाईओवर बनाएंगे तो इट विल टेक इयर्स। तो ये विल यू प्लीज शेयर सम ऑफ योर दिस स्ट्रेटेजी टू सेट योर प्रायोरिटीज as the vice chairperson of this Definitely. development authority?
मुझे वैसे मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में यहाँ पर ऐसा लगा है कि अगर आप अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हो तो टाइम और रिसोर्सेज बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं होते हैं, नो डाउट होते हैं, पर बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली जब मैं यहाँ पर आई थी तो हमारे पास बहुत सारे ग्रीवेंसेस आते थे कि ये रोड बना दीजिए, यहाँ पे सोलर लाइट लगा दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए। हमारे पास तब बहुत शुरुआत में पैसे नहीं थे, तो हम लोगों को कह देते थे कि हाँ, लेट्स सी, जैसे ही हमारे पास कुछ फंड्स आते हैं वील डू दैट। बट व्हाट डिड वी डू, हमने जब बहुत ज्यादा अपनी इनकम रेज की, डेफिनेटली दैट डबल्ड। तो उसके बाद हमारे पास एक फंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड, अवस्थापना जिसे कहते हैं। उसमें काफी पैसे होते हैं और उसमें आप अपनी योजना, जो आपकी स्कीम्स है, उसके बाहर भी काम करा सकते हो। तो उसके बाहर हमने काफी सारे लोगों के जो ग्रीवेंसेस थे, जैसे रोड्स के, या कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे लाइटिंग नहीं है, बहुत इशू है, उसमें जनप्रतिनिधि भी कंप्लेन करते रहते हैं। उन चीजों को हमने लिया और काफी काम कराए, डेफिनेटली बहुत सारे काम हुए। तो इसमें हम यही करते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की कंप्लेन आती है यहाँ पे, एक होती है एनफोर्समेंट की, दूसरी होती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कहीं रोड नहीं बनी है, कहीं पे सीवियर, अभी कल परसों हुआ, मैनहोल का ढक्कन टूट गया। तो वो बहुत छोटी सी इशू थी, लेकिन एक लेडी मेरे पास आई, वो बोली कि मैम कोई भी गिर जाएगा, तो ये बहुत रिस्की है। तो उसको मैंने परसों, वो कंप्लेन मेरे पास आई थी, परसों शाम को मैंने उसे फॉरवर्ड किया, वो कल वहां पे ढक्कन लगा दिया गया ऊपर। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको, भले ही वो छोटा है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई इश्यू हो जाता है तो दैट डेफिनेटली मैटर्स। तो उसमें प्रायोरिटी आपको यही सेट करनी पड़ती है कि कौन सी चीज है जो वेट कर सकती है और कौन सी चीज है जो भले ही छोटी है बट उसमें इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये दो चीजें हमारे पास होती हैं। दूसरी एनफोर्समेंट की कंप्लेंट्स होती हैं, जिसमें कई बार लोग एक दूसरे से पर्सनल दुश्मनियों में कंप्लेन करते हैं कि हमने तो ये बगल वाले ने जो है ये घर ऐसे बना लिया, हमने ऐसे कर लिया। तो वो इश्यूज हैं, वो हमारी टीम जाती है और जनरली वो 99% वो पर्सनल इश्यूज के भी कंप्लेन होते हैं। तो वो सब प्रायोरिटी उसी तरह सेट करनी पड़ती है कि आपको जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको लीगल वो भी देखना है कि भाई लीगली क्या करेक्ट है। तो ये दोनों चीजों में हमें थोड़ा सा एक सेटलमेंट करना पड़ता है। अलग अलग हमारे सेक्शंस हैं और काफी इस चीज में मुझे लगता है कि हमारी इंजीनियरिंग टीम ने भी अभी काफी अच्छा किया है, आज भी काफी अप्रिशिएट किया गया। जैसे मेला, गढ़ मेला होता है यहाँ पे, बहुत फेमस है यहाँ का मेला, कार्तिक मेला। उसमें एक रोड बनानी थी हमें, तो हमसे काफी पहले हमें बताया नहीं गया था, सुना था कि नगर पालिका बनाएगी, देन वी वर इन्फॉर्म्ड जब मेला स्टार्ट हो चुका था। एंड आज उसकी बड़ी तारीफ हुई कि इन 7 days ऑफ टाइम विदाउट अफेक्टिंग द मेला क्राउड वी मेड दैट। तो आई मस्ट से कि वहां पे हमारे जेई और एई वहां पे खड़े रहे, उन्होंने 7 दिन में और उसको विद क्वालिटी बनाया। तो कुछ चीजें होती हैं जो ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं, और अगर आपकी इंटेंशन सही हो तो मुझे लगता है कि हम चीजें कर लेते हैं। तो That's great. मुझे ऐसा लगता है कि a lot depends upon the leader also, the kind of bureaucratic leadership you provide, that also makes a lot of difference. हम अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये हमारा इंटरव्यू अर्चना वर्मा जी के साथ लाइव है, आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जा करके लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। Now I will request my colleague Shweta to take over the conversation from here. Over to Shweta. okay, Thank you very much, Shweta. sir. Yeah. Yes. Ma'am, you very nicely explained the work that you have been doing. Can you please tell us what are the few major area of thrust for HPDA in near future? I must say that firstly, we have decided that we'll work on the basic amenities, because we have around 4 residential schemes, 3 residential schemes. One is other one is Transport Nagar. There's one scheme called Textile Center, that is a industry-based scheme. So our basic provisions would be the basic amenities, which have been missing in the recent past. So we have ensured that before the application of MCC, all of our tenders are being done and the work orders are passed. So we can ensure that sewage, road issues, water issues, water supply, all these are settled. And I must say the specific issue of NCR, especially HPD also, the biggest issue is that we have constructed a lot of flats here. Not, I think it was all done before in 2000.
12, 13, 14, maybe even before that. And not that much demand came over. So these are all being used as a leftover property. We are spending a lot on the maintenance. Nobody is willing to come and shift to these flats. Most are sold. Still, people are not coming to shift to these places because of the lack of basic amenities. सो अल्टीमेटली ये धीरे धीरे खराब हो जाते हैं. फिर लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ना तो पानी है, ना फ्लैट में ऊपर कुछ भी है, ना बिजली है, तो व्हाई शुड बी कम एंड लिव हियर. तो अल्टीमेटली वो प्राधिकरण की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता जाता है ग्रेजुअली. तो ये एनसीआर में सभी जगह इश्यू, गाजियाबाद में भी है, एचपीडीए में भी है, मेरठ में भी है. एक हमारा सबसे बड़ा जो फोकस रहा है वो ये कि हम इन फ्लैट्स को सेल करें, साथ में इनको ऐसी कंडीशंस में लाएं कि लोग आके यहाँ पर रह सकें. उसके लिए हमने बहुत एफर्ट किए हैं और उसमें काफी ज्यादा रिस्पांस भी आया है. हमारे जो कैंप्स लगे उसमें लोगों ने शिफ्टिंग की. अभी भी हमने आसपास में, क्योंकि बहुत बड़े खर्चे हम नहीं कर सकते, तो हमने प्लानिंग की दैट वी विल डू द उद्यान वर्क. वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड उद्यान, जिसमें हम प्लांटेशन का, ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट करते हैं. तो हमने वो एक चीज की है कि हम आसपास में बिल्कुल बढ़िया सा एक अम्यूजमेंट पार्क टाइप का बना देंगे. वो ओवरऑल जो है वैल्यू, फेस वैल्यू वो बढ़ जाएगी. तो इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं. सेम चीज पिलखुआ में. पिलखुआ इज वेरी what should I say, that it has a lot of potential, because after the new Ceiling Act in Delhi became effective, many people are shifting from Delhi to Pilakhua because it's quite close to Delhi also. So वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आ रही है, पोटेंशियल है. तो वी आर जस्ट इंश्योरिंग दैट नो इलीगल प्लॉटिंग हैपेंस देयर. उसके लिए हम लगे हुए हैं. काफी एफर्ट करना पड़ता है. फिर अगर कुछ बन भी गया है तो हम कंपाउंड करवाते हैं उनसे. और पिलखुआ में इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोप है. तो ये दोनों हमारा जो है वो फोकस क्लियर है कि पिलखुआ में हमको कुछ भी करके इंडस्ट्री के मैप्स पास करने हैं, वहां से इनकम आएगी. देन वी हैव टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू हापुड़ एंड पिलखुआ ऑल्सो, जिससे कि हम जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट कर सकें. और साथ में एक और चीज हमने इंटरेस्टिंग की है कि मेंटेनेंस चार्ज पहले नहीं लिया जाता था, वो बड़ा नॉमिनल होता है, वो हमने लेना स्टार्ट किया है अभी हाल में. 4 महीने पहले से हमने लगाया है कि वी विल मेंटेन ईच एंड एवरी स्कीम बिकॉज इट इज नॉट हैंडेड ओवर टू नगर पालिका. तो ये हमने एक काम किया है कि हम सब में मेंटेनेंस चार्ज लेंगे. हार्डली 500-600 रुपए एक महीने का किसी को भी भारी नहीं लगता है, अगर उसकी रोड एकदम साफ है, उसके जो बुशेस हैं वो कटे हुए हैं. तो इन दो चीजों से मुझे लगता है कि काफी परिवर्तन लोगों की मेंटालिटी में आया है. अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था 3 days का. सो कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट दैट? तब उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए. हाँ, प्रॉपर्टी एक्सपो हमने, जो हमारी अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, देखिए 2 तरह की प्रॉपर्टी है. एक तो फ्लैट्स हैं जो 4 मंजिल 6 मंजिल हमने बनाए हुए हैं. उसके अलावा हमारी काफी सारी प्रॉपर्टी है जो ऑक्शन में जाती है, जैसे प्लॉट्स. जैसे आपको पता है कि इंडिया में प्लॉट्स को लेने के लिए लोग काफी विलिंग होते हैं. फ्लैट्स अभी एटलीस्ट हापुड़ में बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, बट ग्रेजुअली वो आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि लोग गाजियाबाद में ऑलरेडी काफी पोटेंशियल जितना था वो खत्म हो चुका है. तो हमने वो एक्सपो इसीलिए लगाया था कि लोग जो हैं वो अवेयर हों कि हम प्रॉपर्टी अपनी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में उन्हें देंगे, साथ में हम राइट टाइम पे देंगे. और उसमें हमने एक कालिंदी और अलकनंदा 2 अपार्टमेंट्स हमने बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन पे बनाए हुए हैं, जो एनएच पे ही है. समझ लीजिए एनएच से हार्डली आपको अंदर 100 मीटर 200 मीटर जाना पड़ता है. और उसमें हमने काफी अच्छी सेल भी की. उसको हमने एक आई विल से कि थोड़ा सा नए बेसिस पे काम किया था. नॉर्मली गवर्नमेंट के साथ जो एक छोटा सा इशू रहता है गवर्नमेंट का, जो हमारे फ्लैट्स हैं उनके साथ, वो इशू ये होता है कि हम बाउंड्री नहीं बनाते हैं. और जनरली जब आप फ्लैट खरीदेंगे या मैं फ्लैट खरीदूंगी, हम ये देखते हैं कि बाउंड्री वॉल हो, सिक्योरिटी का सेंस तो हो. वो चीज नहीं थी, और वो एक बड़ा खर्चा होता है. इस वजह से अथॉरिटीज वो नहीं करती हैं. तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे एक अलकनंदा अपार्टमेंट में हमने एक बाउंड्री वॉल, पार्क्स और सारी चीजें बनाई उसके अंदर. और वो जो पिछले 8 साल से नहीं बिके हुए थे, उसमें से अराउंड 80 फ्लैट हमने बेच लिए. तो आई थिंक कि आपको ये देखना होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो क्या चाहता है. देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट डिमांड ऑल्सो, and you can sell your unsold assets also. So it has been a good business exposure to me personally also. मैम जनरली टीयर 2 सिटीज में या प्लेस में ये होता है कि बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स या पार्क्स वो उतने डेवलप नहीं होते हैं. एंड आई हैव सीन ऑन योर ट्विटर दैट यू कीप ऑन अपलोडिंग की पार्क्स डेवलपमेंट और नर्सरीज वगैरह. सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर दैट? हाँ हाँ, देखिए, give me a moment.
प्लेग्राउंड जब भी हम लोग कोई स्कीम प्लान करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या इवन कोई प्राइवेट बिल्डर, तो उसमें प्लेग्राउंड का एरिया डिफाइंड होता है, डेजिग्नेटेड होता है, क्योंकि वो एज अकॉर्डिंग टू लेआउट आपको उतना फिक्स एरिया, ओपन स्पेस छोड़ना होता है। बाद में बिल्डर्स अक्सर ऐसा करते हैं, प्राइवेट बिल्डर्स की उसको भी एनक्रोच कर लेते हैं, अथॉरिटी ऐसा नहीं करती है। तो हमने अपनी जितनी भी स्कीम है उनमें बहुत सारे पार्क छोड़े हुए थे, बट ऐसा हुआ कि काफी सारे लोग चूंकि शिफ्ट नहीं हो रहे थे, उस वजह से ये सारे पार्क्स बिल्कुल खराब स्थिति में थे। ना उनमें बाउंड्री वॉल थी, ना उनमें अंदर कुछ मेंटेनेंस था, बहुत कम थे जो विकसित थे, जहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे। तो सबसे ज्यादा कंप्लेन जो हम फेस करते थे वो इसकी कि जो लोग शिफ्ट हो गए, दे ऑल्सो कीप कंप्लेनिंग कि भाई हम शहर में आ गए लेकिन बिल्कुल गांव वाले हालात में हम रहते हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ खेलने के लिए भेजें। वो चूंकि हमने एक पार्क, बहुत बड़ा लोहिया पार्क यहाँ पे डेवलप किया है, ये इसका जो रिस्पांस आया बहुत पॉजिटिव आया। ये मेरे रेजिडेंस के जस्ट सामने है, और मुझे लगता है कि मोस्टली हापुड़ से जो भी वीकेंड पे गाजियाबाद नहीं घूमने जाता, वो हर कोई लोहिया पार्क ही आता है अगर उसके पास फ्री टाइम है। तो उसको देख के हमें लगा कि वो एक पार्क एक्चुअली ऐसी जगह है जो हमें एक किसी भी अर्बन पॉपुलेशन को देने चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग दे डिजर्व, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ टाउन एंड नॉट इन अ विलेज की वहां पे खुला एरिया है। तो हमने ऐसा नहीं कि हम कुछ एक एहसान कर रहे हैं, दैट इज अ बेसिक थिंग दैट दे एक्चुअली डिजर्व। सो व्हाट वी डिड कि हमने एक लिस्टिंग कराई कि कितने पार्क्स हमारे अनडेवलप्ड हैं, कितने किसमें बाउंड्री वॉल है, किसमें नहीं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा प्लानिंग की, कहाँ पे लोग बसे हुए हैं, कहाँ पे नहीं बसे हुए हैं, और मिनिमम सिविल वर्क और कच्चा पाथ बनाना, अंदर प्लांटेशन करना जो सबसे कम खर्चे का काम है, उसका हमने प्रोविजन किया। और साथ में इसके लिए हमने अपनी एक नर्सरी डेवलप की है, क्योंकि हर बार प्लांटेशन के लिए हम बाहर से प्लांट्स लेते हैं पैसे देके, तो उसके लिए हमने नर्सरी राइट टाइम पे डेवलप करनी स्टार्ट की। तो हमारा प्लान ये है कि हमारे जितने भी पार्क, स्पेशली जहाँ पे लोग आ गए हैं, वहां पे उन्हें हम बड़ा प्रॉपर डेवलप करेंगे। उनके नाम हमने डिजाइन कर दिए हैं कि एक औषधि वाटिका हो जाएगी, एक हमारी मियावाकी, अगर आपको पता होगा, मियावाकी प्लांटेशन होता है, एक जापानीज टेक्निक होती है, उसमें बड़ा क्यूट से लगते हैं वो, लाइन से अलग अलग उसके प्लांट्स हाइट के लाइन से आते हैं, और कैनोपी बनती है कॉन्स्टेंट, तो दैट लुक्स वेरी क्यूट। वो हमने 2 जगह डेवलप किए। उसके अलावा हमने जो प्ले ग्राउंड है जिसकी बात आपने की, डेफिनेटली प्ले ग्राउंड्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ। तो ये वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे लोग खेलों के बड़े शौकीन हैं, यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप भी है। तो उसके लिए भी हमने अभी 2 प्ले ग्राउंड चिन्हित किए हैं, जहाँ हम बेसिक, बस अभी बहुत ज्यादा इंफ्रा हमारे पास नहीं है, तो एक क्रिकेट ग्राउंड टाइप का बना के, और साथ में एक रनिंग का पाथ बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं प्रोजेक्ट में। इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपना कोलैबोरेशन करते रहते हैं। So I think कि overall after 1 to 2 years things will start be very nice, and because every project takes at least 1 to 2 year to come to its full look. तो जो aesthetic और जो इसका value वो है perspective, वो तभी दिखाई देना start होगा. Okay, so that was about HPDA. At Bureaucrats India, we always ask bureaucrats about their journey into bureaucracy. So that is kind of a reach. So now we'll talk about that. So, ma'am, what inspired you to join bureaucracy? Because you're an engineer, you even worked in the industry, and then you shifted to bureaucracy. Yeah, sure. I think what should I say, that when I was young, then also I thought that I would join IAS or maybe some other service at some point of time, but I was not very sure. But later when I joined the power plant sector, I realized that that big changes can only be brought when you are at policy level position. So I think I was posted as an assistant engineer in Aligarh. There's a power plant, Harduaganj power plant. I was posted over there. वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यू नीड टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस। तो आपको एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाना होगा। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मोनोटनी। आई मस्ट से कि अभी मेरी नौकरी केवल 7 सालों की हुई है इस सर्विस में, और I have worked at 4 profiles, and each and every posting have been very different, very different. I have learned a lot, and I have given a lot of exposure. So I think I needed something very different from life, कि थोड़ा सा exposure अलग तरह का होना चाहिए, learning experiences होने चाहिए, एक same track पे चलना was something which I didn't like, and I am thankful to this job that I had got a number of opportunities over here.
being from UP cadre, so generally the bureaucrats who are placed in developed cities face very different challenges than bureaucrats who are in developing cities. So what are few major challenges that you have faced in your work profile over the years? Initially when I was a probationer, I joined Barabanki. Then for one and a half year, I was in Gonda. Gonda is one of the very difficult places in UP, I think. Everyone believes that. From a revenue point of view, it is very undeveloped, I must say. Means now it is doing well, I think. And then I joined in Muzaffarnagar as CDO. So that was my third posting, and then I was on maternity leave for around 9 months. Then I joined here as a VC HPDA. As you said, you are on maternity leave and you have a beautiful baby. So how difficult it is for a bureaucrat to balance work and life? Your personal life, how much space does it take, and how do you maintain the balance? Yeah, definitely. Because given the task, given the responsibilities, and given the odd time schedules, it is definitely a bit difficult. But I think when you have family support and you have that thing clear in your mind that you need to shed all your weight or official weight in office only when you are coming back to home, then it becomes easier. I generally try to spend quality time with her, and I think it's difficult, but yes, because my in-laws were living with me, now my family is here. So there are a number of ways you can very easily manage. My husband is also right now living with us. So we share responsibilities. The sharing of responsibilities is the most important thing, because if you believe that you are the sole superwoman and you will manage everything, then that is not going to happen. And I think every aspirant and every bureaucrat must give that clear distinction between the personal and official life. That is also very necessary, because family is also as important as your job. A lot of aspiring bureaucrats watch our channel, and they have joined us right now on Facebook and on this platform. Do you have any message or tips for them who are preparing for UPSC? Yeah, I think what should I say, that UPSC personally for me, it was not a very long journey. I gave 2 attempts and I cleared in my second one. In my first attempt, I reached up to interview, and then I couldn't clear. Then also I was very distressed. So I must say the most important thing is to keep your leap of faith, and you should actually believe that you really need it, या कि आप किसी प्रेशर में, पेयर प्रेशर में कि वो ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा करूं, उस लाइन पे आप हैं. Because right now there are number of opportunities also in private sector also. So you shouldn't think that this is something, if you don't get it, then there's no life beyond it. Definitely it is not the case. There is life beyond it, but if you have decided that you want to go in this sector, so definitely there are a number of opportunities over here, and you should give your best without losing hope. Because for certain people it comes in 1 or 2 attempts. For certain people there are some distractions, some issues with their strategy, some other issues, maybe anything. But I have seen that most people who are giving it a try, they ultimately get successful. And if they are not successful, then also it's not the end of the world, because I have seen many unsuccessful people losing hope. But it's a overall it's a journey, and it actually makes you very mature, very intelligent, very smart, because the things you study वो आपको personally बहुत grow करते हैं लोग. आई मस्ट से कि दोनों लोग के लिए है. अगर आप दे रहे हो इस एग्जाम को, तो बिल्कुल जी जान से दीजिए, बिल्कुल मेहनत करके दीजिए, लेकिन इस उससे मत दीजिए कि नहीं ये नहीं हुआ तो लाइफ नहीं है. क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं. दैट शुडंट हैपन. You have recently done a tweet about this as well. Keep trying and don't give up. So very beautiful tweet. You can follow Archana ma'am on Twitter. She goes with the username Archana_IAS 2014, and she keeps on updating about her development work. Thank you very much, ma'am, for your time. We really appreciate you sharing your story with us. It was wonderful listening to you, and you have been doing amazing work, and we appreciate it. We thank our audience who have joined us today. Thank you for taking our time and sitting through this interview. You can follow us on Bureaucrats India IND on Twitter and Facebook, Instagram, and LinkedIn. Stay in touch, and we'll return soon. Thank you. Okay, bye. Bye.